हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जब ब्रिटिश रूल था तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा हुआ करता था। अब वही सेम चीज़ जो है वो हम देखेंगे अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। ओके, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब ब्रिटिश रूल आया था तो तब हमारा ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कैसा था और उनके आने के बाद में कैसा हो गया। ओके, तो मतलब कि जो चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके नेम के अकॉर्डिंग हमारा जो ये टॉपिक है वो चलेगा कि उस टाइम पर ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस के पहले जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर जो है हमारा ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था वो हम देखते हैं। ओके, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर नेम से क्या समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रीज से रिलेटेड। इंडस्ट्रीज इट मींस व्हाट? समथिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। अब देखो उस टाइम पर किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी स्टूडेंट्स? अगर हम उस टाइम की बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तो थे नहीं, है ना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए हमारा जो नेशन था वो जाना जाता था, राइट। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो थी वो एक मेन कोर एक्टिविटी थी हमारे कंट्री की। सो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें तो देखो क्या हो सकते हैं। जो कारपेट होती है, चटाई, राइट, वो उस टाइम पे बनाई जाती थी। कैसे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो, है ना। जो बनारसी साड़ी वगैरह थी ये आपको उस टाइम पे मिल सकती है। जो हम बोल सकते हैं जो टॉयज होते हैं लकड़ी के, आज की डेट में देखोगे तो आपको लकड़ी के टॉयज नहीं मिलते हैं। आपको जो है अलग अलग मटेरियल के मिलेंगे, प्लास्टिक के मिलेंगे या फिर और भी जो जो न्यू आइटम्स है उनके मिलेंगे। लकड़ी के बहुत रेयर केसेस में मिलते हैं। और अगर लकड़ी के टॉयज मिलते भी हैं तो उसमें कोई भी एक जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसे ज़्यादा टाइम खेलना नहीं चाहते हैं, राइट। लेकिन उस टाइम पर ये सारी चीज़ें थोड़ी ना थी, इतना एडवांसमेंट थोड़ी ना था। उस टाइम पर जो टॉयज थे वो कैसे थे? लकड़ी के टॉयज थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं कि उस टाइम पर किस टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता होगा। ओके, अब जो लकड़ी के टॉयज बना रहे हैं कोई उनके लिए कोई बहुत मशीनरीज तो थी नहीं, हाथ से बना देते थे भाई। वो जो एक होती है हमारी, एक हथौड़ी होती है और कील होती है, उनसे फिक्स कर करके जो है वो टॉयज को शेप दे दिया जाता था और टॉयज बन जाते थे, राइट। तो वो सारी चीजें होती थी। अब वही उस टाइम के हिसाब से क्या थी? इंडस्ट्री थी। ओके, तो अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ब्रिटिश रूल ब्रिटिश रूल के कारण क्या क्या इम्पैक्ट हुए वो हम देखते हैं, ठीक है। सो ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, but some Indian industries producing certain special products enjoyed worldwide reputation, ठीक है। बिल्कुल हम मानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो कोर एक्टिविटी था, राइट। एग्रीकल्चर में आप लोग मैक्सिमम पॉपुलेशन को इन्वॉल्व देखते थे। एग्रीकल्चर पर जो है 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन 2/3 ही थी ना, जो बची हुई 1/3 थी वो क्या थी? वो कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। सो उन्हीं में से ही कुछ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थी या कुछ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थी, ठीक है। तो अब कुछ गुड्स ऐसे थे कि भाई उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन थी तो वो चलते भी थे, उनके नाम भी चलते थे। एंड यू नो स्टूडेंट्स कि हमारी जो इंडिया थी वो उस टाइम पर बहुत ही रिच इकोनॉमी थी, एक बहुत ही प्रॉस्परस इकोनॉमी थी। हमारी जो इंडिया थी, हमारा जो कंट्री थी, उसमें हम लोग हर एक चीज़ के बहुत सारी अबेंडेंट क्वांटिटी देख सकते थे। उस टाइम पर इंडिया किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी। जो जितने गुड्स मिलते थे उसमें वो सेल्फ सफिशिएंट थी, राइट। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि भाई उस टाइम पर हमारी जो कंट्री थी वो रॉ मटेरियल्स में भी काफ़ी अच्छी थी। रॉ मटेरियल्स जो थे वो उस टाइम पर मिल सकते थे। जो हम बोल सकते हैं माइल्स वगैरह या जो माइनिंग एक्टिविटी होती है। अब तो माइनिंग एक्टिविटी इतनी हो गई है कि जो अंडरग्राउंड जो मटेरियल्स मिलते हैं वो भी थोड़े टाइम में कम होने लगेंगे। लेकिन उस टाइम पर सब कुछ प्योर मिलता था और सब कुछ एक अच्छी क्वांटिटी में मिलता था, राइट।
सो इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है, किस इंडस्ट्री के लिए वेल नोन थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होता क्या है? देखो, किसी भी काइंड का गुड का प्रोडक्शन करना विद द यूज ऑफ योर हैंड्स, ठीक है, वहां पर कोई भी मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हो। जैसे कि आज है तो हर एक चीज हम बोल सकते हैं कि मशीनरी पर बेस्ड है, हमें हर एक चीज के लिए क्या मिल जाता है भाई? मशीन्स मिल जाती है, हमें बस उसमें कुछ कुछ आइटम्स वगैरह यूज करने होते हैं और हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमें मिल जाता है। लेकिन उस टाइम पर मशीन्स नहीं हुआ करती थी, उस टाइम पर जो था वो हैंड्स थे और हैंड्स की हेल्प से जो प्रोडक्शन होता था वो किया जाता था। ओके, सो लाइक एग्रीकल्चर, India could not develop a sound industrial base under the British rule. Now हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में समझा था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश रूल जब था तो एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं किया। रीजंस क्या थे वो भी मैंने समझाए थे कि क्यों ग्रो नहीं कर पाया था। ओके, तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया स्टूडेंट्स, वैसे ही इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो नहीं कर पाया। उसके रीजंस क्या है कि वो ग्रो क्यों नहीं किया, ये रीजंस हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस ये चीज तो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है कि ब्रिटिश रूल के अंदर किसी भी चीज में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, एक साउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ऑलराइट, तो वैसे ही हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें भी नहीं हुआ। अब इसके क्या रीजंस थे वो रीजंस देखते हैं हम। सो रीजंस फॉर द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्टूडेंट्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? देखो, इसमें से अगर मैं इस डी को हटा दूं, सिर्फ अगर मेरे पास में वर्ड होता इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हो रही हैं, वो जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादा से ज्यादा वर्क करने लगी, राइट। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, जो इंडस्ट्रीज ऑलरेडी सेटअप की जा चुकी हैं उनमें भी क्या हो गया? डिक्लाइन हो रहा है। उसका एक अल्टरनेटिव हमने क्या लिखा? डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ठीक है। उस टाइम पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। ओके, कोई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री तो होती नहीं थी। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? वो इंडस्ट्रीज जिसमें कि विद द हेल्प ऑफ मशीनरी जो प्रोडक्शन है वो किया जाए, तो वो तो होती नहीं थी उस टाइम पे। क्या होता था? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है। तो अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में भी क्या हो गया? डिक्लाइन आ गया। क्यों आया स्टूडेंट्स डिक्लाइन? देखो, उसका बहुत ही अच्छा जो रीजन है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं कि क्यों जो हमारी कंट्री है उसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला था। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू come up. The primary motive of British rule behind the deindustrialization was twofold: to get raw materials from India at cheap rates to be used by upcoming modern industries in Britain, and to sell the finished products of Britain industries in Indian market at higher prices. Okay, अब क्या हुआ था? देखो, ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन मोटिव क्या था? उनकी कंट्री को डेवलप करना। ओके, अब जो ब्रिटिशर्स थे स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स जो है वो यहाँ से लेके जाते थे इंडिया से, किस रेट पर? चीप रेट पर। ओके, और जो इंडिया है उसे कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की परमिशन नहीं देते थे। एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलते थे? ब्रिटेन से आते थे। अब वो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आते थे वो हाई रेट के आते थे, ठीक है। तो मतलब कि अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ब्रिटेन का ही। जैसे कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा था स्टूडेंट्स कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हो रहा था कि वहां पर जो हमारे फार्मर्स थे उन्हें वो लोग कहां से कहां शिफ्ट हुए? फूड क्रॉप से शिफ्ट हुए कैश क्रॉप पर। रीजन क्या था? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैश क्रॉप पर कैश क्रॉप के जो वो प्रोडक्ट्स थी, हमारी जो क्रॉप्स थी, उनके प्राइसेस हाई रखे, तो उसने वो जो हाई प्राइसेस थे उसने अट्रैक्ट करा फार्मर्स को। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ने क्या किया? फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर चले गए। इसकी वजह से क्या हुआ था स्टूडेंट्स? लॉन्ग रन में फेमाइन्स आ गए थे।
क्यों आए थे, रीजन क्या था, बिकॉज अब कंट्री के पास में जो था फूड नहीं था, या जो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स थे उनके पास में फूड नहीं था, उन्हें अगर फूड चाहिए तो उन्हें जाकर खरीदना पड़ रहा था किसी शॉप से, और वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो इसकी वजह से फेमाइन आए। अल्टीमेटली वहां पे हुआ क्या कि देखो, जो कैश क्रॉप थी वो कहीं और शो करना जो ब्रिटेन है या जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए महंगा पड़ता, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में चीप रेट्स में वो जो कैश क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाया और उसे इंपोर्ट कर दिया कहाँ पे, सॉरी उसे एक्सपोर्ट कर दिया कहाँ पे, ब्रिटेन में, एंड एज अ रॉ मटेरियल्स उसे यूज किया गया। ओके, और बचा क्या इंडियंस के पास में, कुछ भी नहीं। वैसे ही सेम कहाँ होगा, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लिए चीप रेट्स में, ठीक है, और वो जो चीप रेट्स वाले रॉ मटेरियल हैं उन्होंने एक्सपोर्ट किए, इंडिया से एक्सपोर्ट किए कहाँ पे, ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए, वहां पे उनकी प्रोसेसिंग हुई, वहां पे जो है इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी बिकॉज उन्हें बिल्कुल अच्छे से रॉ मटेरियल मिल रहा था, वो भी चीप रेट्स पर। तो वो जो है वहां के लिए, वहां की इकोनॉमी के लिए ये चीज बेनिफिशियल थी। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने वो रॉ मटेरियल्स को इंडिया में यूज करने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो इंडिया में यूज करने देते तो उनकी कंट्री के लिए क्या आ जाती, स्कैरसिटी आ जाती, उनकी कंट्री के लिए इतना अमाउंट या इतनी क्वांटिटी नहीं बचती कि वो उसे और फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर सके, राइट। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें प्रोसेस होने ही नहीं दिया। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, उनका रूल था, राइट, ब्रिटिशर्स का रूल था, ब्रिटिशर्स की सुनना मजबूरी थी, वो जैसा बोलते थे वैसा करना जरूरी था, तो इसीलिए उन्होंने जैसा बोला वैसा करना जरूरी है, जो रॉ मटेरियल्स था उसे सप्लाई करना जरूरी था, ठीक है। और रॉ मटेरियल्स को सप्लाई किया और उसके साथ में क्या हुआ कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो कम होने लगी, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, बिकॉज अब देखो जो लोग हैं उनके पास में मटेरियल भी तो होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर चीज को और ट्रांसफॉर्म करके उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस और फर्दर कैरी ऑन कर सके। जब वही चीज नहीं थी तो वो कैसे करें, राइट। तो इसलिए ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो स्टार्ट हुआ। अब देखो रॉ मटेरियल्स तो चले गए बाहर, अब जो है कंट्री के पास में गुड्स कहां से बचेंगे, राइट। तो गुड्स कहां से मिलते थे, जो ब्रिटेन है वो गुड्स भेजता था, वो फिनिश्ड गुड्स देता था किसे, इंडिया को। इसमें लॉस किसका हुआ स्टूडेंट्स, इसमें लॉस हुआ इंडिया का ही। देखो कैसे हुआ, अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, ये है हमारे रॉ मटेरियल्स, इस रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड में प्रोसेस करने में मान लीजिए कि मतलब कि पूरा फिनिश गुड में प्रोसेस करने के बाद में मान लीजिए कि जो फिनिश गुड है इसकी प्राइस आती है ₹50। इफ ये पूरी प्रोसेस इंडिया में हुई होती तो, लेकिन अगर क्या हुआ, अगर ये इंडिया में होती तो ये प्रोसेस होती, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो रॉ मटेरियल्स है ये कहाँ भेजे गए, ये भेजे गए ब्रिटेन में, और ब्रिटेन से जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आए, ठीक है। फिनिश गुड्स कहां से आए स्टूडेंट्स, ब्रिटेन से आए। ओके, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब देखो यहां से पहले रॉ मटेरियल गए इधर, अब ब्रिटेन से वो वापस आ रहे हैं, जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी। क्यों होगी, देखो सिंपल सा रीजन, यहां से यहां तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, वापस आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, वैलिड है। इसके अलावा जो ब्रिटिशर्स है उनका मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना और उनकी इकोनॉमी को डेवलप करना। उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए उन्हें मनी भी तो चाहिए होगा, तो वो क्या कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। वही सेम प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे अगर वो फिनिश गुड में बनता तो वो ₹50 में मिलता, हो सकता है कि जब वो ब्रिटेन से आ रहा है तो कितने रुपीज में आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारे पास में ₹100 में, राइट। तो देखो कॉस्ट इंक्रीज हुई, वही सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हुई। अब हमारे जो इंडियंस थे वो इतने रिच तो थे नहीं कि वो जो है ये जो एक्सेस अमाउंट लिया जा रहा है उसे बेयर कर सके, तो इसलिए क्या हो रहा था कि वो लोग कम जो है गुड्स ज्यादा खरीद भी नहीं पा रहे थे, और इसी के साथ में क्या हो रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो कहां से, उनके पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी तो होने चाहिए,
तभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं था तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होना ही है। ओके, सो आई होप कि ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे हुआ। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब देखो एक और चीज हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में एक और चीज हुई, क्या हुई? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ क्या होता है स्टूडेंट्स? टैरिफ होता है टैक्स, राइट? सो जो टैक्स पॉलिसीज लगाई वो कैसी थी? डिस्क्रिमिनेटरी थी, मतलब कि क्या? अनफेयर थी, सभी से एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया, अलग अलग किया गया। कैसे किया गया चलो देखते हैं। ओके, या फिर किस पर्टिकुलर वे में ये जो टैरिफ पॉलिसी थी ये डिस्क्रिमिनेटरी थी ये देखते हैं, ठीक है? सो दिस पॉलिसी अलाउड फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्री इंपोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। ओके, ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी इसमें क्या हुआ? एक बहुत ही ट्रिगर पॉइंट है इसमें, फ्री एक्सपोर्ट्स एंड फ्री इंपोर्ट्स। मतलब क्या? फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब क्या? देखो आज की डेट में अगर देखो तो कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट करने के लिए टैक्सेस लगते हैं, फ्री में कुछ भी नहीं जाता है, टैक्सेस लगते हैं, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या बोला? उस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला, गवर्नमेंट इन द सेंस ब्रिटिशर्स ने बोला कि फ्री एक्सपोर्ट कर दो आप रॉ मटेरियल्स का। मतलब कि आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल्स तो इंडिया को उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और जो इंडिया इंपोर्ट करेंगी गुड्स उसमें भी कोई भी टैक्स उन्हें पे नहीं करना होगा, ठीक है? तो चलो यहां पर जो था एक रिलीफ मिला कि कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो ये चीज जो है इस पर्टिकुलर जो ये पर्टिकुलर चीज थी या ये जो पर्टिकुलर हमारा कंसिडरेशन था उसने अट्रैक्ट किया लोगों को कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें, ठीक है? फिर क्या हुआ? But heavy duty was imposed on the export of Indian handicrafts. As a result, Indian markets were full of finished goods from Britain, which were low priced. अब देखो क्या हुआ? Heavy duty किस पे लगाई? Heavy duty was imposed on the export of इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है इसमें एक्सपोर्ट किसकी बात की जा रही है स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है? अब जो सेकेंड पॉइंट है इसमें क्या बोला कि अगर आप लोगों ने जो हैंडीक्राफ्ट है उससे अगर एक्सपोर्ट किया, आपकी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट किया तो हेवी ड्यूटी चार्ज करनी पड़ेगी। मतलब कि क्या? हेवी टैक्सेस चार्ज करने, हेवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, सॉरी, ठीक है? तो आप देखो ये जब एक्सेस में पे करना पड़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? जब आप एक्सेस में पे कर रहे हो तो वो एक पर्सन को डिस्करेज करेगी कि वो ये पेमेंट से बचे, राइट? मैं एक पर्सन हूं जो कि मैं उस टाइम पे थी, ओके? मैं कुछ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती हूँ। अब क्या हो रहा है कि मैंने अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाया ए, ओके, तो अब मैं इसे अगर एक्सपोर्ट करना चाहूं, ये प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहूं तो मुझे इस पर हेवी जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। मान लो कि ये जो प्रोडक्ट था ये था 100 रुपीज का, ठीक है? और ये बोल दिया गया कि आपको 10% टैक्स पे करना है, ठीक? तो 10 रुपीज का जो है वो टैक्स पे कर दिया, बचा कितना? 90 रुपीज। अब इस 90 रुपीज में से कोई पूरा 90 रुपीज मेरे पास बचेगा नहीं। ये जो है स्टूडेंट्स, जो ए प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी लगे होंगे, तो यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल्स की भी कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है? तो ऐसे करके ये जो 90 रुपीज का प्रॉफिट है ये और कम हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है कि अगर मैं इस ए को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगे, उन रॉ मटेरियल्स को अगर मैं डायरेक्टली सेल कर रही हूं या एक्सपोर्ट कर रही हूं तो मुझे यहाँ पर कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ रहे। मान लीजिए कि ये जो रॉ मटेरियल्स थे ये 50 रुपीज के थे, तो ये मैंने 50 रुपीज के सेल किए, मुझे पूरे 50 रुपीज मिले, ठीक है? वहां पे देखो क्या हो रहा है, 90 में से अगर 50 रुपीज के मेरे रॉ मटेरियल्स हो गए तो कितने रुपीज बचे मेरे पास में? 40 रुपीज बचे, राइट? ज्यादा प्रॉफिट किधर हुआ?
प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में या रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में? रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने में, राइट? बिकॉज यहाँ पर मुझे 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 40 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था। और उसी के साथ में देखो, ये तो हम सिर्फ प्रॉफिट इन दी मनी टर्म्स देख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल्स को जो एक्सपोर्ट कर रही हूँ तो उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं लग रही है। लेकिन अगर मैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही हूँ एक प्रोडक्ट में जिसका नेम है ए, तो उसे कन्वर्ट करने के लिए मेरी एनर्जी, मेरा टाइम, सब कुछ लग रहा है, राइट? तो वो जो है यहाँ पर ए को प्रोड्यूस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है या रॉ मटेरियल्स को सेल करना? रॉ मटेरियल्स को सेल करना। भाई क्यों इतनी मेहनत करना जब रॉ मटेरियल्स में मुझे 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है? तो एक पर्टिकुलर यूनिट पर अगर 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूं और उसके बाद में मुझे सिर्फ 40 रुपीज ही मिले, राइट? सॉरी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हेवी ड्यूटी इंपोज कर दी किस पर? एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर। तो इसके कारण जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स थे या जो पूरी हमारी बनाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, वो लोग अब नहीं यूज कर रहे थे, वो लोग अब नहीं बना रहे थे इन प्रोडक्ट्स को, ना ही वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब यहाँ से हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल्स जाता जा रहा है और इन रिटर्न आ क्या रहा है? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, राइट? सो अब रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हमारी जो कंट्री है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्लेस बन गई, ठीक है? इंडियन मार्केट्स वर फुल ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, और ब्रिटेन से आते थे। अब ब्रिटिशर्स थे तो वो और कहीं से थोड़ी ना आने देंगे, वो जो है उन फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को कहां से आने देते थे? ब्रिटेन से आने देते थे। ओके, सो आई होप कि ये जो दोनों पॉइंट्स है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स बोथ इन द डोमेस्टिक मार्केट एज वेल एज द एक्सपोर्ट मार्केट। अब देखो, इंडियन हैंडीक्राफ्ट की कमी हुई, जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड वाइड फेमस था, अब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो जो पूरी हमारी बाहर वाली जो वर्ल्ड थी, मतलब कि हमारी कंट्री को छोड़ के जो बाकी की कंट्रीज थी, अब उनमें हमारे प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे थे। धीरे धीरे लोग भूल गए कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट कुछ अच्छी चीज होती भी थी जो लोग पहले यूज करते थे, क्योंकि अब उन्हें वो गुड्स मिल नहीं रहे। एंड एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ में डोमेस्टिक मार्केट में भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट देखने को नहीं मिलता था। क्यों? बिकॉज हमारा मार्केट तो फुल ऑफ फिनिश गुड्स था फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है? अब यहाँ पर हम ब्रिटेन के गुड्स जो थे वो यूज करते थे। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो पर्टिकुलर हमारा पॉइंट था डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यह आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कितना अच्छा माइंड गेम खेला कि वो रॉ मटेरियल्स का जो है फ्री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करोगे तो हेवी ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, राइट? तो इसकी वजह से वही फायदे में रहे। ओके, और दिखाने को क्या आ जाता है कि अच्छा हम लोग आपके भले में भी तो सोच रहे हैं, है ना? लेकिन एक्चुअल में क्या था वो आई गेस कि आप लोग भी अच्छे से समझ चुके हो अब। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। अब जो है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई स्टूडेंट्स, तो इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी पे। कैसे हुआ वो समझते हैं। ओके, सो डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग वेज। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो उसमें डिक्लाइन होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्या रीज़न है? तो देखो स्टूडेंट, सिंपल सी चीज़ है। पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, ओके, तो वहाँ पर जो लोग काम करते थे जिसका मीन्स ऑफ अर्निंग वही पर्टिकुलर चीज़ थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ही थे, अब उनका मीन्स ऑफ अर्निंग उनसे छीन लिया गया है, राइट? बिकॉज अब वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करते, तो अब उन्हें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, जिससे कि वो लोग सरवाइव कर सके, राइट? तो इसके लिए अब क्या होगा कि वो लोग जो हैं, जो लोग वहां पे काम करते थे वो हो गए अब अनएम्प्लॉयड। अब क्या ये हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा?
राइट। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा उस टाइम पे इतनी जॉब्स थी कि अगर एक पर्टिकुलर काम छूटा है तो अभी के अभी दूसरी मिल जाएगी, ऐसा केस तो था नहीं, है ना। तो वो एक काम छूटा है तो अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और देखते हैं आगे अगर कुछ काम मिल गया तो ठीक है, राइट। और इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इसके एक और जो इम्पैक्ट है वो क्या हुआ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, कि अब जो लोग थे जो कि अनएम्प्लॉयड थे, उन्होंने क्या सोचा कि एग्रीकल्चर ही उनका क्या है, एक मीन्स ऑफ अर्निंग है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसमें खुद में इतने ड्रॉबैक्स हम लोगों ने अपने प्रीवियस वाले उसमें देखे, कि जो लोग प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे वो भी उतना अर्न नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब ये जो पर्टिकुलर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन हुआ तो इसकी वजह से भी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, तो वो लोग भी कहाँ जाएंगे, उन्होंने भी क्या सोचा कि एग्रीकल्चर पे ही चलते हैं। वो या तो अब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट हो गए, एग्रीकल्चर पर। ऑलरेडी जो लोग थे उनके तो पेट भर नहीं रहा था, अब इनका और क्या भर जाएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। ओके, the displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या हो गई, ओवरक्राउडिंग हो गई, जितना जरूरत नहीं है उससे ज्यादा लोग आ गए हैं, राइट। तो ये हम बोलेंगे कि जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में डिक्लाइन आया तो उसका एडवर्स इफेक्ट एक क्या था, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, फिर जो सेकेंड वाला पॉइंट है, इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सो द इंडियन हैंडमेड गुड्स कुड नॉट withstand the foreign competition of machine-made cheap goods. It encouraged the import of manufactured goods from Britain. अब देखो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट ही था, राइट, हैंडमेड गुड्स ही थे। इंडिया में कोई भी काइंड ऑफ मशीनरीज नहीं थी, कैपिटल बेस्ड गुड नहीं थे, राइट। तो जो हैंडमेड गुड्स थे उन्हें बनाने में ज्यादा टाइम लगता था, उसमें उतना परफेक्शन नहीं आएगा जितना आपको एक मशीनरी से मेड प्रोडक्ट में दिखेगा। ये चीज आप देख लेना, एक कोई प्रोडक्ट लेना जो कि मशीन से फॉर्म होता है और वही प्रोडक्ट आप हाथ से बनाने की कोशिश करना, ज्यादा परफेक्शन आपको मशीन में दिखेगा। ओके, और उसी के साथ में हाथ से बनाने में मेहनत ज्यादा लग रही है, उसका कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, ठीक है। वही चीज जब आप मशीनरी के हेल्प से प्रोड्यूस कर रहे हो, बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम है, तो ज्यादा चीप कौन सा हो, मशीनरी मेड। इंडिया में कौन सा पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड यूज किए जाते थे, हैंडमेड गुड्स यूज किए जाते थे, मशीनरी मेड्स नहीं थे। सो जो ब्रिटेन था वहां पर तो मशीनरी से बनते थे, तो वहां से जो है गुड्स आते थे, तो हमारा जो इंडिया था उसमें सिर्फ हम लोग इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा देखते थे, और जो हमारे खुद के डोमेस्टिक गुड्स थे उनमें काफी डिक्लाइन हो गया था। ओके, सो द इंडियन मेड गुड्स कुड नॉट विथस्टैंड द foreign competition of machine made cheap goods. It encouraged the import of manufactured goods from ब्रिटेन। ओके, सो ये दो हमारे क्या थे, एडवर्स इफेक्ट थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन में। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं ये स्टूडेंट्स, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये। ओके, तो फिर अब हम हमारे जो नेक्स्ट पॉइंट है उस पर चलते हैं, दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। नाउ कैपिटल गुड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ओके, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो जो इंडिया था उसमें क्या था, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, राइट। इंडिया में जैसे कि अभी जस्ट इसके पहले वाला जो हम लोगों ने पॉइंट देखा उसमें हमने क्या देखा कि इंडिया में कैपिटल गुड्स या फिर मशीनरीज जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलती थी, यहाँ पर हैंडमेड गुड्स दिखते थे, राइट। तो वही चीज की जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या थी, हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, और इसी की वजह से क्या था कि वो हमारी जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो भी नहीं कर पा रही थी, और ना ही ब्रिटिशर्स उसे ग्रो करने दे रहे थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स जो है वो फिनिश गुड्स जो है वो इंडिया में लाते थे, मशीनरीज नहीं लाते थे। क्योंकि अगर वो मशीनरीज ले आते, अगर वो कैपिटल गुड्स ले आते, तो उनके जो गुड्स हैं
उनके गुड्स की जो सेलिंग है वो कम हो जाती एंड इंडिया भी ग्रो करने लगता, लेकिन उनको ये करवाना नहीं था, राइट? So capital goods industry refer to those industries which can produce machine tools which are in turn used for प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करेंट कंजम्पशन। देखो यहाँ पर आप लोगों को लग सकता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन है डेफिनेशन इजी ही। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्री है स्टूडेंट्स, वो क्या बताती है हमें, या वो कौन सी इंडस्ट्रीज होती है? वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि मशीन या टूल्स को प्रोड्यूस करती है, जो कि फर्दर किस चीज में यूज करते हैं, इन मशीन्स का किस चीज में यूज करते हैं, फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, जो आपके डे टू डे गुड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में, ठीक है। सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब जब इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री ही नहीं थी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं, मैं वापस उस चीज को रिपीट नहीं करूंगी। एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको वो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर जब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं था तो जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो इतने चले नहीं, और इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल नहीं पाया हमें, ठीक है। ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन for their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain। देखो जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि वो हमारी कंट्री के लिए, मतलब कि इंडिया के लिए कुछ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री लेके आए, कुछ मशीनरी बेस्ड इंडस्ट्रीज लेके आए, या कैपिटल इंटेंसिव वर्क स्टार्ट करें। ओके, क्यों नहीं किया? बिकॉज वो हमेशा क्या चाहते थे कि जो इंडियंस है वो डिपेंडेंट रहे उन पे, राइट? गुलाम बना के रखा था ना उन्होंने हमें, तो वो गुलाम बनाकर हमेशा वो रखना चाहते थे। अगर वो कैपिटल गुड इंडस्ट्री ले आते इंडिया में तो उसकी वजह से क्या होता, ये इंडस्ट्रीज खुद यहाँ पर ग्रो करने लगती, फिर जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर कोई भी परचेज नहीं करता, बिकॉज सब लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो होममेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज कर लिया जाए, राइट? लेकिन वही चीज तो हमारी जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स ने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, या जो है वो इंटेंशनली कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज को कभी उन्होंने सेटअप नहीं होने दिया इंडिया में, क्योंकि दे ऑलवेज वांटेड कि इंडिया एक डिपेंडेंट कंट्री रहे, डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। ओके, फॉर दिस they always wanted Indians to be dependent on Britain for the supply of capital goods and heavy equipments। ठीक है, हमेशा हम ऐसे ही रहें ऐसा वो चाहते थे, इसलिए वो कभी नहीं किया उन्होंने। ओके, सो आई होप कि ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। सो लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक वो वैल्यू होती है, किस चीज की वैल्यू? सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं ड्यूरिंग अ ईयर, राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी है। अब मैं उतना डिटेल में तो आप लोगों को वापस बताने नहीं वाली हूँ, बट मैंने एक शॉर्ट में बता दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कि आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, सो लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उस टाइम पर उनका बहुत ज्यादा लो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। ओके, जीडीपी का जो अमाउंट आता था या जो वैल्यू आती थी उसमें बहुत बहुत कम जो है कंट्रीब्यूट करती थी इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर आप लोगों को याद होना होगा, या फिर मैं बोलूं अगर तो गलत बोल दिया मैंने, आप लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने ये चीज अपने प्रीवियस वाले टॉपिक्स में पढ़ी है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस टाइम पर था वो कितना था स्टूडेंट्स? 2% से कम था, राइट? दैट वाज लेस देन 2%, और जो हर एक ईयर में हम इंक्रीज भी देखते थे अगर हमारे जो जीडीपी था उसमें, तो वो 0.5% का इंक्रीज देखते थे, मतलब कि जीडीपी ऑलरेडी हमारा बहुत कम था। अब इस कम जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका कंट्रीब्यूशन और भी कम था। ऑब्वियस सी चीज है कि क्यों कम था, बिकॉज देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद में जो ब्रिटेन के गुड्स थे वो हम लेते थे फॉर दी कंजम्पशन पर्पस, हमारी खुद के डोमेस्टिक गुड्स में डिक्लाइन हो गया, उनके प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गया, तो ऑब्वियस सी चीज है कि वो जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत लो था
जीडीपी में। ओके, देन लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर थी, पब्लिक सेक्टर इन द सेंस व्हाट, अगर हम आज की डेट में पब्लिक सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट होती है, उस टाइम पर पब्लिक सेक्टर क्या हो जाएगी, ब्रिटिशर्स हो जाएंगे। ब्रिटिशर्स ही तो रूल कर रहे थे, या फिर ब्रिटिशर्स के अलावा जो डिफरेंट जो हमारे रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे, तो वो आ जाएंगे हमारे पब्लिक सेक्टर में। सो लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था, उन्होंने खुद ने लिमिटेड बना कर रखा था उस पर्टिकुलर रोल को। ओके, सो अगर पब्लिक सेक्टर ध्यान देती हमारी कंट्री पर तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो ग्रो कर सकता था, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं, इसके लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी कभी ग्रो नहीं कर पाया। So the limited area of operation of the public sector was also a significant reason for drawback of the industrial sector। ठीक है, जो लिमिटेड रोल था उनका या लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन था उनका, तो इसकी वजह से भी हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थी वो उसका डिक्लाइन होते गया। ओके, the public sector remained confined only to railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings। जो पब्लिक सेक्टर था वो कहाँ कन्फाइंड था स्टूडेंट्स, रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एक्सेट्रा, मतलब कि जहां पर उनका काम हो रहा है वो वहां पर इन्वॉल्व थे, हर एक जगह पर एक सिस्टमैटिक उन्होंने ध्यान दिया नहीं, इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो नहीं कर पाई। ओके, finally it can be concluded that India remained backward in the industrial sector ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल। ओके, अब इतने सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज का हमारा कंट्रीब्यूशन था उस टाइम पर, या जो हमारे इंडस्ट्रीज की हम बोल दें कि जो पर्टिकुलर स्टेट थी वो कैसी थी, बहुत ही लो लेवल की थी, मतलब कि जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो अंडर डेवलप्ड ही रही, वो कभी डेवलप नहीं हो पाई, कभी उनकी ग्रोथ नहीं हुई, और उनकी कंडीशन जो थी वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो पर्टिकुलर हमारा टॉपिक था इंडस्ट्रियल सेक्टर, या आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशन ब्रिटिश रूल के टाइम पर कैसी थी। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीट किया। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट किया था। ये जो दोनों सेक्टर हैं, आई होप सो कि दोनों आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कैसा था हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पर वो हम समझेंगे। ओके, थैंक यू।